बिहार में साल भर में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले ही एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने सीएम आवास पर एनडीए की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक ने एनडीए की एकजुटता की पोल खोल कर रख दी। पहले से ही गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर एनडीए में बवाल मचा हुआ था और अब इस बवाल के बीच नीतीश ने जब गठबंधन की बैठक बुलाई तो साफ हो गया कि गठबंधन सिर्फ नाम का रह गया है। गठबंधन में शामिल नेताओं को ही सहयोगियों पर भरोसा नहीं रहा है। तो क्या चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा एनडीए? और क्या है नीतीश का आगे का प्लान? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पटना में सीएम आवास एक आड़े मार्ग पर एनडीए की एक बैठक बुलाई गई और ये बैठक की जो अध्यक्षता थी, एनडीए की बैठक की, उसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार ने की। लेकिन ये बैठक एनडीए की जगह बीजेपी और जेडीयू की बैठक बनकर रह गई। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसे ऐसे समझिए कि बिहार एनडीए में है कुल 6 पार्टियां और नीतीश की बुलाई बैठक में सिर्फ 3 दल के नेता ही पहुंचे। 3 ने इस बैठक से किनारा कर लिया। बैठक को लेकर सबसे ज्यादा निगाहें एलजेपीआर के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर टिकी हुई थी। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच टकराव किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन चिराग केंद्र में मंत्री हैं। बिहार एनडीए में उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। पार्टी के पास कुल 5 सांसद हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बैठक का न्योता तो दिया था और ये बात भी उन तक पहुंचा दी थी कि आपके चाचा पशुपति पारस, जो आरएलजेपी के चीफ हैं, एनडीए में उनकी पार्टी शामिल है। हाल ही में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। पशुपति पारस अमित शाह से भी मिले थे, इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन पशुपति पारस को नीतीश कुमार ने एनडीए के बैठक में नहीं बुलाया, यानी चिराग पासवान तक ये जानकारी भी थी कि पशुपति पारस को नहीं बुलाया गया है, सिर्फ आपको बुलाया गया है। बावजूद इसके चिराग पासवान ने दूरी बना ली। अब सवाल ये भी है कि पशुपति पारस को क्यों नहीं बुलाया गया? वो भी तो एनडीए में है। तो दरअसल पशुपति पारस को बैठक में नहीं बुलाने के पीछे नीतीश का उनसे दूरी बनाना भी माना जा रहा है। बीते दिनों बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पशुपति पारस की पार्टी को पटना स्थित पार्टी कार्यालय खाली करने का नोटिस दिया था और कहा था कि अगर बंगला खाली नहीं किया गया तो जबरदस्ती खाली करवाया जाएगा। और इस पर पशुपति पारस की पार्टी ने कोर्ट जाने की बात कही थी। यानी पशुपति पारस और जो सरकार है, बिहार सरकार, वो आमने सामने आ गई थी और अब उन्हें एनडीए की बैठक में भी नहीं बुलाया गया। ऐसे में ना तो पशुपति पारस बैठक में आए और ना ही चिराग पासवान। चिराग का ना आना बता रहा है कि नीतीश के साथ उनका जो टकराव है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही वो एनडीए में साथ में है, अभी भी वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है। इसके साथ ही एक और पार्टी की तरफ से नीतीश की बैठक से किनारा किया गया है और वो पार्टी है हम। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। मांझी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि झारखंड में जिस तरह से उनकी पार्टी को किनारे लगा दिया गया है, जिस तरह से उनको एक भी सीट नहीं दी गई जबकि वो 5 सीटें मांग रहे थे, उससे वो खुश नहीं है। मांझी की तरफ से दावा तो पहले 10 का किया गया था, फिर बाद में 5 मांगी गई, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी और इसकी नाराजगी मांझी अब खुलकर दिखा भी रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या मांझी और चिराग पाला बदलने की तैयारी में है? क्योंकि चिराग भी कहीं ना कहीं झारखंड चुनाव की वजह से नाराज है। चिराग ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें सिर्फ 1 सीट दी और मांझी को तो बिल्कुल ही साइड कर दिया। खैर, चिराग की नाराजगी के चलते बिहार में नीतीश कुमार पर तो किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा और उसका कारण है कि उनके पास एक भी विधायक नहीं है, यानी चिराग के पास एक भी विधायक नहीं है। लेकिन मांझी की नाराजगी एनडीए पर भारी पड़ सकती है। मांझी की पार्टी के 3 विधायक हैं और गया विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव चल रहा है उसमें भी मांझी की पार्टी ही एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में हमको 1 सीट मिली है, इसके बावजूद मांझी नीतीश कुमार से दूर क्यों है, जबकि उनके बेटे संतोष सुमन को नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री पद भी मिला हुआ है। यानी साफ है कि मांझी अब अपनी ताकत दिखा रहे हैं। नीतीश को भी एहसास है कि अगर मांझी एनडीए से अलग होते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार अल्पमत में आ सकती है। दावा किया जा रहा है कि मांझी की नजर अब विधानसभा उपचुनाव के परिणामों पर टिकी हुई है। दरअसल बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें एनडीए की तरफ से 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि एक सीट पर जेडीयू और हम का उम्मीदवार है।
अगर मांझी अपनी सीट जीत जाते हैं और बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवारों को हार मिलती है तो मांझी पाला भी बदल सकते हैं और एनडीए की बैठक से उनकी दूरी इसके संकेत भी दे रही है। जबकि नीतीश ने जो बैठक बुलाई थी उसके एजेंडे में उपचुनाव सबसे ऊपर था और इस सब के बीच में एक तस्वीर आती है बैठक से सामने जो तो और सवाल खड़े कर देती है। आप तस्वीर को देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार के दाएं साइड वाली कुर्सी खाली है। उनके बाईं ओर दोनों डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं, लेकिन जो दाएं वाली कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई है, उस पर कोई भी नहीं बैठा है। और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ देखकर सीएम नीतीश मुस्कुरा रहे हैं, जबकि फोटो में दिख रहे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह काफी सीरियस हैं। इस तस्वीर को लेकर भी अब बिहार में चर्चाएं शुरू हो गई हैं, कयास गरमा रहे हैं। दरअसल इस समय ललन सिंह को बीजेपी का करीबी बताया जा रहा है। संसद में जिस तरह से ललन सिंह सरकार का बचाव करते हैं उससे जेडीयू के दूसरे नेताओं के साथ बीजेपी के नेता भी हैरान हैं, क्योंकि ललन सिंह मोदी सरकार का बचाव करने के मामले में बीजेपी नेताओं को भी मात दे जाते हैं। और एनडीए की बैठक में जिस तरह से ललन सिंह के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी, उससे एक बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और ही चल रहा है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण हुआ उस समय नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, जबकि ललन सिंह उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो इस तरह से ललन सिंह और बीजेपी के बीच की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं उसके चलते कहीं ना कहीं नीतीश और ललन सिंह में दूरी दिख रही है और नीतीश कुमार इस बैठक में खुश नजर आ रहे हैं, जबकि ललन सिंह चिंतित। तो ये भी सवाल बड़ा है कि आखिर ललन सिंह इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ भांप लिया है या उन्हें कुछ ऐसा पता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करने जा रहे हैं? और यही चिंता उनके चेहरे पर दिखी कि कहीं ना कहीं नीतीश के दिमाग में कुछ है जिसका इजहार उन्होंने इस बैठक में नहीं किया। वैसे भी नीतीश के बारे में ये बार बार कहा जाता है कि वो कोई भी फैसला लेते हैं तो उनके करीबियों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चलता है। इसके साथ ही बैठक में खाली कुर्सी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कुर्सी किसके लिए खाली रखी गई है, या कुर्सी खाली रखते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी को कोई बड़ा संकेत दे दिया है कि जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार के साथ कोई दूसरा दल भी आ सकता है और ये बगल वाली कुर्सी फिर उसकी हो सकती है। फिलहाल जेडीयू के नेता तो यही दावा कर रहे हैं कि बैठक एनडीए की एकजुटता के लिए बुलाई गई थी और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही इस बैठक में बात की गई है। बैठक में तय किया गया है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चले। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। ऐसे में सवाल तो एनडीए के टारगेट पर भी उठ रहे हैं, खास तौर पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए को टक्कर दी है। उसके बाद पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि बिहार में चुनाव कभी भी हो, चुनाव में क्या नीतीश कुमार अपनी सत्ता भी बचा पाएंगे? क्या एनडीए बहुमत हासिल कर पाएगा? 2019 में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीट जीती थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो मुश्किल से बहुमत हासिल कर पाई थी। ऐसे में जब 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के हाथ से 9 सीटें और फिसल गई हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार भी बचा पाएगा? यानी जो एनडीए की बैठक बुलाई गई है वो चर्चाओं में घिर गई है और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और इसी बीच एक और चीज हुई जिस पर अब चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान विजेंद्र, जो उनके कैबिनेट में मंत्री भी हैं और बहुत लंबे समय से मंत्री पद पर हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हीं की वजह से, इनकी ही सलाह पर हमने एनडीए छोड़कर महागठबंधन से हाथ मिलाया था। अब ऐसा क्यों कहा नीतीश कुमार ने, इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा कहकर नीतीश कुमार क्या इशारा करना चाह रहे हैं, क्या संकेत देना चाह रहे हैं, ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है और इसने सियासत को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि ये जो उथल पुथल चल रही है या नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, इसे बीजेपी भी भांप चुकी है या नहीं भांप पाई है, और अगर भांप गई है तो अब इस उथल पुथल को समेटने के लिए या इसको शांत करने के लिए बीजेपी आलाकमान क्या फैसला लेता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।